हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम बेदर्द पिया एक दर्द भरी प्रेम कहानी का अंतिम भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कबीर, मैं अभी भी कहता हूँ मेरे भाई को छोड़ दो। तुम्हारे और मेरे बीच में मयंक नहीं आना चाहिए। छोड़ दो मेरे भाई को। नहीं, नहीं तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रणवीर ने गुस्से से अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा। मगर कबीर ने एकदम ही शांत आवाज में कहा, मुझे बाद में पकड़ना रणवीर, पहले ही जाकर अपने भाई के किडनैपर को पकड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए बुरे कर्मों की सजा वह मासूम और बेगुनाह को भुगतनी पड़ जाए। जाओ रणवीर, अपने दुश्मनों को ढूंढो, अपने भाई को ढूंढो। बोलकर उसने कॉल रख दिया। कबीर को मयंक की फिक्र हो रही थी, क्योंकि मयंक को वह बचपन से जानता था। कबीर ने कुछ सोचकर किसी को कॉल किया और मयंक कहाँ है और किसकी गिरफ्त में है ये जानकर बताने को कहा। सूरज को निशा नहला रही थी। निशा ने अभी कुछ ही घंटे पहले सूरज को दूध पिलाया था, फिर उसकी मालिश की और दवाइयाँ पिलाकर अब वह अपने छोटे राजकुमार को नहला रही थी। सूरज भी पानी के बाथटब में अपने छोटे छोटे हाथ और पैर हिला रहा था और मुस्कुरा रहा था। निशा अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि वह सूरज को पिछले आधे घंटे से नहला रही है। उसने अपने छोटे से राजकुमार को एक टॉवल से हल्के हाथ से पोंछा और फिर एक खूबसूरत वाइट रंग का टेडी वाला नाइट सूट पहनाया और फिर पालने में लिटाकर लोरी गाते गाते सुलाने लगी। कुछ ही मिनट में उसके छोटे राजकुमार को नींद आ गई। कबीर अभी भी ऑफिस में अपना काम कर रहा था। तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ। उसने कॉल पिक किया तो सामने से आवाज़ आई, सर, मयंक को अरविंद गुजराल ने किडनैप किया है। वह चाहता है कि रणवीर उसके बेटे रोहित को और उसकी बेटी आरोही को अपनी पकड़ से छुड़वाए। तभी वह उसके भाई को छोड़ेगा। यदि कल तक वह ऐसा नहीं करता है तो वह मयंक को मार देगा। कबीर के खास बॉडीगार्ड नकुल ने कहा, नकुल, तुम अपनी टीम लेकर जाओ और मेरा वहाँ इंतज़ार करो। आज अरविंद गुजराल का आखिरी दिन है। बोलकर वह खड़ा हो गया और विमान के साथ वहाँ से निकल गया। इधर जब इस बात का पता चला कि कोई उसके कंधे पर बंदूक रखकर अपना काम करवाना चाहता है तो वह भी गुस्से से लाल हो गया। उसके सोर्सेस ने उसे बताया कि मयंक बाबा को किसी अरविंद गुजराल ने किडनैप किया है, तो वह अपने आप पर काबू नहीं कर पाया और गुस्से से अरविंद गुजराल से लड़ने को निकल गया। रणवीर और कबीर दोनों ही साथ में वहां पहुंचे थे। एक बार फिर से कबीर और रणवीर का आमना सामना हुआ था। कुछ पल दोनों बिना किसी भाव के नजरें मिली, फिर दोनों ने ही अपनी नजरें फेर ली और अरविंद गुजराल के विला में घुस गए। रागिनी के हाथ और पैर को अब छोड़ दिया गया था। उसको अब टॉर्चर करना भी बंद कर दिया गया था। रागिनी अपने मन में यही सोच कर खुश हो रही थी कि कबीर के दिल में आज भी उसके लिए प्यार है। वह मन ही मन खुश होते हुए खुद से बोली, मैं जानती हूँ कबीर कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, मगर अपने ईगोइस्ट नेचर के कारण तुम ये कबूल नहीं कर पा रहे हो। मगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ज़्यादा दिन मुझसे दूर नहीं रह सकोगे। एक दिन मुझे अपनी बाहों में भरकर मेरे होठों को चूम कर कहोगे, रागनी, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। रागनी, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। इतना बोलते हुए रागनी ने खुद को ही खुद की बाहों में भर लिया। यहाँ कबीर के बॉडीगार्ड्स ने कबीर का इशारा मिलते ही गुजराल विला को चारों तरफ से घेर लिया और नकुल और कुछ बॉडीगार्ड्स को अंदर चुपके से जाने को समझाया। नकुल के बॉडीगार्ड्स स्पेशल अमेरिका और जापान से ट्रेनिंग लिए हुए एकदम ही काबिल बॉडीगार्ड थे। कुछ ही मिनट में कबीर के बॉडीगार्ड ने मयंक को छुड़वा लिया था और उसको विला के बाहर रणवीर के पास लेकर आ गए। रणवीर को देखकर मयंक की आंखों में आंसू उभर आए और वह उसको कसकर लपेटे हुए बोला, भाई, मैंने तुमको बहुत याद किया। भाई, मुझे यकीन था कि आप ज़रूर आ जाओगे और मुझे बचा लोगे। मयंक ने रणवीर के हाथ को पकड़े हुए प्यार से कहा। कबीर के आदमियों ने मयंक को अरविंद गुजराल की कैद से छुड़वा लिया था। रणवीर तो बस अभी अपने बॉडीगार्ड के साथ आया ही था। तभी उसने अपने भाई को उसकी तरफ मुस्कुराते हुए आता देखा तो वह शॉक्ड रह गया। वह अपने भाई को कुछ पूछना ही चाहता था कि तभी उसकी नज़र कबीर के ऊपर गई। वो अपने दुश्मन अरविंद गुजराल को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जा रहा था। कहाँ वह अपने दोनों बच्चों को छुड़वाना चाहता था और कहाँ वह खुद भी अब कबीर की गिरफ्त में आ गया था। अरविंद ने हमेशा ही अपनी एक अच्छी इमेज ही कबीर के सामने बनाई थी। कबीर की कैद में यदि उनका बेटा रोहित और उनकी बेटी आरोही ना होती तो वह कभी भी कोई भी चाल नहीं चलता और कभी भी कबीर कपूर से नहीं उलझता, क्योंकि वह जानता था कि कबीर से उलझना
मतलब कि अपनी ज़िंदगी से नफरत और अपनी मौत से दुश्मनी। कबीर अभी भी अपने दुश्मनों को आसानी से मौत नहीं देता था। ये सब जानते थे। कबीर की कैद में जो एक बार फंस जाए वह सिर्फ भगवान से प्रार्थना ही करता है कि उसे जल्दी से मौत आ जाए। कबीर को देखते हुए रणवीर ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, मेरे भाई को बचाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। बोलकर वह अपने भाई को तरफ जाने लगा कि तभी उसके कान में कबीर की एक कड़क आवाज़ आई। कबीर कभी अपनी लड़ाई में किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं देता है। मयंक को मैंने इसलिए बचाया क्योंकि हमारी नफ़रत या लड़ाई में वह कभी भी शामिल नहीं है। तुम्हारी और मेरी लड़ाई में वह बेकसूर बिना कारण फंस जाता। ये मुझे मंजूर नहीं है रणवीर। अपने मन में कोई गलतफहमी मत रखना। बोलते हुए कबीर अरविंद गुजराल को घसीटता हुआ अपनी कार में जाकर बैठ गया। रणवीर अपने भाई के पास आया और उसको अच्छे से चेक करते हुए उसे अपने गले लगाते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना छोटे? तुमको उसने मारा तो नहीं ना? बोल छोटे, रणवीर ने प्यार से पूछा। बड़े भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी फिक्र ना करें बड़े भाई। मैं अब उस पागल खाने में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा वहाँ दम घुटता है। मयंक ने रणवीर को देखते हुए दर्द भरी आवाज़ में कहा, हाँ छोटे, मैं अब तुमको वापस उस नरक में नहीं भेजूंगा। तुम और रागनी मेरे साथ ही रहोगे। रणवीर ने अपने भाई के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बड़े भाई, रागनी कहाँ है? क्या वह मेरी किडनैपिंग के बारे में नहीं जानती या फिर जानती है? मयंक ने रणवीर का हाथ पकड़ते हुए उसके सामने देखते हुए पूछा। रागनी तो अपनी सहेली नियति के साथ शिमला गई है। वह कल आने वाली है। रणवीर ने मयंक को कहा। वह दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। अपनी सूजी हुई बोझल आंखों को बड़ी मुश्किल से खोल रहे अरविंद गुजराल ने जब अपने सामने देखा तो उसके होश से उड़ गए क्योंकि सामने ही कबीर अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। जैसे ही अरविंद ने अपनी आंखों को पूरा खोल दिया कि तभी कबीर ने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ते हुए गुस्से से उसके मुंह को दबोचते हुए कहा, बस तुम्हारी ही कमी थी इस टॉर्चर बिला में। अरविंद गुजराल, तुम्हारा बेटा रोहित और तुम्हारी वह सो कॉल्ड धोखेबाज बेटी आरोही गुजराल अभी भी मेरी ही कैद में है और 1 साल से मेरी मेहमान नवाजी को एंजॉय कर रहे हैं। अब तुम भी एंजॉय करो। इतना बोलकर वह खड़ा हुआ और अपने बॉडीगार्ड को देखते हुए बोला, आज बहुत ही गर्मी है तो अंकल जी को हर 3 घंटे आइस के ठंडे पानी से नहलाया जाए और इसकी खातिरदारी की जाए। खोल बोलता हुआ वह वहाँ से चला गया। अब पूरे कमरे में सिर्फ अरविंद गुजराल की ठंड से कांपती हुई आवाज़ और चीखें ही सुनाई दे रही थी। कबीर रोहित के कमरे में आगे बढ़ गया। रोहित को आज भी कबीर ने बंदी बांध कर रखा हुआ था। वह उसको देखते हुए कड़वी मगर टेढ़ी मुस्कान करते हुए बोला, देखो रोहित, आज तो तुम्हारे पापा भी मेरी कैद में आ गए हैं। अब तुमको मुझसे कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। बोलकर कबीर ने एक डेविल स्माइल की। रोहित पिछले 11 महीने से यहाँ कैद था। वह कबीर की हर एक बात के मतलब को बड़े ही अच्छे तरीके से जान गया था। वह अपने चेहरे पर एक फीकी और दर्द भरी मुस्कान से कहा, सिर्फ एक लड़की की खातिर तुमने इतने सारे लोगों को परेशान किया कबीर। क्या तुम वाकई कोई शाइको हो? आखिर और कितने को तुम ये यूं ही कैदी करते रहोगे और जीते जी उनको नरक का द्वार दिखाओगे? रोहित ने नफरत भरी आवाज़ में कहा। मैं निशा को लेकर ओवर पॉजिटिव हूँ रोहित। वह लड़की मेरी ज़िंदगी है। तो खबरदार, जो आज के बाद निशा के बारे में एक भी गलत शब्द बोला तो मैं उसको अपनी 7 पुश्ते याद दिला दूंगा। बोलकर कबीर खड़ा हुआ और फिर मुड़कर रोहित को देखकर बोला, निशा को अपनी इसी गंदी नज़रों से तुमने देखा था ना? दूसरी बार किसी ने भी ये गलती करने की कोशिश की तो मैं उसे दिन में ही नरक के दर्शन करवा दूंगा। बोलकर वह बाहर निकल गया। कबीर को जाते हुए रोहित बस देखता ही रहा। उसे अपने पापा की फिक्र होने लगी। वह गुस्से से बोला, पापा, आप आखिर यहाँ कैसे आ गए? आखिर आपने ऐसा क्या किया जिसके कारण ये डेविल फिर से इतना डेंजर हो गया? सोचते हुए रोहित ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। इधर रणवीर ने रागनी को कॉल किया मगर उसने उसके कॉल को नहीं उठाया। रणवीर ने फिर उसकी दोस्त नियति को कॉल किया तो नियति ने जो कारण बताई ये सुनकर रणवीर की तो सांसें ही हलक में अटक गई। वह एकदम से ही सुन्न हो गया। अब उसे रागनी की फिक्र होने लगी। रणवीर गुस्से से अपने बालों को खींचता हुआ बोला, आखिर ये हो क्या रहा है? क्यों एक के बाद एक मुझे ही परेशान करने आ जाते हैं? जब से मुझे तुम दोबारा मिली हो मेरी ज़िंदगी तो जहन्नम बन गई है। रणवीर ने बोलते बोलते अपने सिर को अपने हाथों में छुपा लिया। रणवीर ने जब नियति की बात सुनी तो वह शॉक्ड हो गया। रणवीर, रागनी ने आपको झूठ कहा था कि वह हमारे साथ शिमला आ रही है। सच तो ये है कि वह कभी शिमला आई ही नहीं थी, नियति ने कहा। तो तुमने मुझे कहा क्यों नहीं? और यदि वो शिमला नहीं गई तो फिर कहाँ है? रणवीर ने नियति को उसके कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछा।
रागिनी ने अपनी कसम दे रखी थी, इसलिए हम कोई आपको कुछ भी नहीं बता पाए। और वह कहाँ गई हैं ये हमें नहीं पता है। नियति ने रणवीर के हाथों को अपने कंधों से दूर करते हुए कहा। नियति की ये बात सुनकर रणवीर को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने गुस्से से अपने हाथों से अपने ही बालों को खींचते हुए चिल्लाते हुए कहा, रागिनी कहाँ है? आखिर कहाँ गई तुम रागिनी? मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? अब मैं कहाँ ढूंढूं तुम्हें? क्या हो गया है आखिर तुमको? कहाँ हो रागिनी? बोलता हुआ वह गुस्से से हॉल में रखी सभी चीज़ों को तोड़ रहा था। फिर कुछ देर बाद खुद को शांत करते हुए उसने नियति की तरफ देखा और बोला, नियति, रागिनी अपनी कार से गई है क्या? रणवीर ने कुछ सोचते हुए पूछा। हाँ, वह अपनी कार लेकर ही गई है, और वह जाते जाते ये भी बता रही थी कि उसने अपने हाथ में बहुत ही महंगी और इम्पोर्टेंट वॉच भी पहनी है। बोलते हुए नीति वहां से चली गई। रणवीर खड़ा हुआ और अपने सोर्सेस को कॉल लगाकर रागिनी की कार में लगे जीपीएस की मदद से उसकी करंट लोकेशन ढूंढने को कहा, और वह भी एक प्राइवेट नंबर पर कॉल करता है। कबीर के सामने ही कॉफ़ी टेबल पर रखी वह इम्पोर्टेंट और महंगी वॉच अचानक ही रिंग करने लगी। कबीर समझ गया कि ये नंबर ज़रूर रणवीर का ही होगा। उसने उस रिंग को अवॉइड किया और फिर एक डेविल स्माइल करते हुए फिर से वह अपने काम में लग गया। बार बार वह घड़ी रिंग करती, मगर बार बार उसकी रिंग पूरी बजती और बंद हो जाती। आखिर में वह घड़ी ही शायद खुद ही शर्मसार हो गई। वह बार बार बजने के बाद अब शांत हो गई थी। उसकी बैटरी ही खत्म हो गई थी और वह अब स्विच ऑफ हो गई थी। कबीर ने जब रागिनी को किडनैप किया था तभी उस वॉच को रागिनी के हाथ से निकाल दी थी। वह जानता था कि रागिनी की कार में ज़रूर जीपीएस होगा, इसलिए उसने रागिनी को अपनी खुद की कार में ही किडनैप किया था और रागिनी की कार को कबीर का ड्राइवर वापस से रणवीर के विला के पीछे छोड़ आया था। कबीर अपने मन में ही खुश होते हुए बोला, रणवीर, अब तुमको पता चलेगा कबीर से उलझने का अंजाम। तुमको मैंने बार बार मौके दिए थे, मगर तुम अपनी घटिया साजिश चलने से बाज नहीं आना चाहते हो। तो अब देखो तुम भी कबीर कपूर से उलझने का अंजाम। बोलते हुए उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था और अपनी चेयर के पीछे अपना सिर टिकाकर बैठ गया। रागिनी कबीर को ही देख रही थी। वह उसके चेहरे को गौर से देखे जा रही थी कि तभी उसके कान में कबीर के चिल्लाने की आवाज़ आई और वह जल्दी से अपनी इस हरकत से चौंक जाती है और हकलाते हुए बोलती है, बोलो कबीर, क्या क्या कहा तुमने? रागिनी ने अपनी बात के लिए माफ़ी मांगते हुए कहा, तुम्हारा भाई तुमको पागलों की तरह ढूंढ रहा है रागिनी। कबीर ने रागिनी को बिना किसी भाव के बिना देखे ही कहा, कबीर मुझे जाने दो, मेरा भाई परेशान हो रहा होगा। आखिर तुम अब क्या चाहती हो? प्लीज़ मुझे जाने दो, रागिनी ने कबीर के सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। रागिनी, कबीर कपूर अपनी कोई भी चीज़ वापस नहीं करता। तुमको मैंने जो धोखा दिया उसके लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ, मगर तुम यदि ये समझकर मेरे करीब आई थी कि मैं फिर से तुमको पसंद करने लगूंगा और तुमको फिर से चाहने लगूंगा, तो ये तुमने गलत सोचा रागिनी, क्योंकि निशा ने इस कबीर कपूर को एक इंसान बनाया है, कबीर बनाया है। जो मेरी निशा ने सहा है वह किसी भी लड़की की हिम्मत नहीं है उतनी नफरत सही है। मेरी निशा ने मेरा हर कदम पर साथ दिया है। मैंने जब भी ठोकर खाई तब मुझे संभाला है। जब भी मुझे जख्म मिले वह मेरा मरहम बनी है। जो निशा ने किया है उसके आगे मेरी ये चाहत तो कुछ भी नहीं है रागिनी। बोलते हुए कबीर वहां से निकल गया। निशा सूरज को पालने में झुला रही थी। अभी कुछ ही देर पहले निशा ने सूरज को दूध पिलाया था और नहलाकर उसको अच्छे से तैयार किया था। अब सूरज निशा के साथ खेलते खेलते ही सो गया था। निशा सूरज को देख रही थी और उसके झूले को झुला रही थी। कबीर तभी कमरे में आया और निशा की गोद में सिर रख देता है। तब निशा ने उसको अचानक ऐसा करते हुए देखा तो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ कबीर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कबीर ने निशा की आंखों में अपने जवाब ढूंढने की कोशिश करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ जान। आज दिल ने चाहा कि तुम्हारी गोद में सिर रखकर अपने सारे गम को, अपनी तकलीफों को, जिम्मेदारियों को, सबको भूल जाऊं और सुकून के इस पल को जी भरकर जी लूं। कबीर ने निशा के गाल को चूम रहे बालों को उसके कान के झूल रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, कबीर एक बात पूछूं? निशा ने कबीर के सिर को सहलाते हुए पूछा। पूछो ना जान, कबीर ने निशा के हाथों की अंगुलियों से खेलते हुए कहा। जानवी कहाँ है कबीर? निशा ने कबीर को देखते हुए पूछा। निशा की सवाल को सुनकर कबीर उसकी गोद से उठ गया और फिर उसके सामने बैठकर उसको ही देखते हुए बोला, आज तुमको अचानक जानवी की याद क्यों आ गई निशा? कबीर ने निशा की कबीर ने निशा की आंख में आए आंसू की बूंद को पोंछते हुए पूछा।
आज जानवी का बर्थडे है कबीर। निशा ने रूड़ी गले से खुद के आंसू को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। जिस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी जहन्नम से भी बदतर बना दी थी, उसी लड़की के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों निशा? कबीर ने निशा को अपने गले लगाते हुए पूछा। वह मेरी बहन है कबीर। मैं जानती हूँ कि हम दोनों के रिश्ते कभी भी सही नहीं रहे, मगर वह मेरी बहन है कबीर। सिर्फ एक बार मुझे बताओ कि वह कहाँ है? निशा ने भरे हुए गले से कहा। जानवी को मिलना चाहती हो? कबीर ने निशा की आंखों में देखते हुए पूछा। ये सुनकर निशा तो शॉक्ड ही हो गई। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने कबीर के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, क्या सच में तुम मुझे जानवी से मिलने ले जाओगे? निशा ने खुश होते हुए प्यार से पूछा। हाँ, जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, कबीर ने निशा के फॉरहेड को किस करते हुए कहा। ये सुनकर निशा जल्दी से खड़ी हुई और रेडी होने चली गई। वह नहीं जानती थी कि जिसको मिलने के लिए वह इतनी बावली हो रही है और खुश हो रही है, वह अभी कहाँ है और किस हाल में है। कबीर निशा को इतना खुश देखकर सोचने लगा, जब तुम जानवी से मिलोगी तो बहुत दुख होगा तुमको। जानवी ने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैंने उसे कभी माफ़ नहीं किया। आई हेट से। ये अपने मन में ही सोचते हुए कबीर भी खड़ा हुआ और वॉशरूम में चला गया। निशा बहुत ही खुश थी कि आज पूरे 6 महीने बाद वह अपनी बहन को मिलने वाली थी और आज तो उसकी बहन का बर्थडे था। निशा ने जानवी की पसंद की केक खरीदी और उसको देने के लिए एक महंगा मोबाइल भी खरीदा। वह जानती थी कि जानवी को मोबाइल का बहुत शौक था। उसकी आंखों के सामने अपने और जानवी के साथ बिताए हुए वह कॉलेज के दिन आ गए। एक लड़की अपने बिस्तर पर दुनिया की सारी फिक्र को छोड़कर बड़े ही सुकून से सोई हुई थी। तभी उसके कान में उसकी बहन की आवाज़ आई। अरे कुंभकर्ण को भी इतनी नींद नहीं आती होगी जानवी, जितनी नींद तुम करती हो। बोलते हुए उसकी बहन ने उसके चेहरे के ऊपर ढका हुआ कंबल हटाया। ऐसा होते ही बाहर खिली हुई धूप की सुनहरी रोशनी जानवी के खूबसूरत चेहरे पर आकर ठहर गई। उससे तंग होते हुए जानवी ने अपने चेहरे को अपने बाजू में रखे टैडी को अपने चेहरे पर रखते हुए बोली, क्या सुबह सुबह आ गई मुर्गे की बंसल? सोने देना निशा, जानवी ने अलसाई आवाज में कहा। ठीक है तो सोती रहे, मुझे क्या, मैं तो ये नया मोबाइल लाई थी आज की बर्थडे डॉल के लिए। अब तुमको सोना ही है तो ठीक है, मैं ये मोबाइल वापस दे दूंगी। बोलते हुए निशा खड़ी हुई और कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी जानवी खड़ी हो गई और निशा का हाथ पकड़कर उसको अपने बिस्तर पर खींचकर बिठाकर बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी निशा। वह मेरी बर्थडे गिफ्ट है, तुम उसे वापस नहीं कर सकती हो। मैं अभी रेडी हो जाती हूँ, फिर साथ में बैठकर चलाएंगे इस नए मोबाइल को। निशा बोलते हुए जानवी कीर्ति संभलती वॉशरूम की तरफ भाग गई। ये याद आते ही निशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये देखकर कबीर ने निशा को देखा और बोला, क्यों मुस्कुरा रही हो जान? कबीर ने निशा के चेहरे की चमक को देखते हुए पूछा। जानवी को नए नए मोबाइल्स का बहुत ही शौक था कबीर। वह अपनी पॉकेट मनी नए नए मोबाइल लेने में ही खर्च करती थी। वह बड़ी ही मासूम है कबीर। कहते हुए निशा की आंखें भर आई। कबीर ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो बोला, निशा, जानवी ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम्हारा और राहुल का रिश्ता तोड़ा, तुमको राहुल के साथ मिलकर बेच दिया, अपने दोस्त रेहान के पास तुम्हारे साथ गलत काम करवाया, फिर भी तुम उस सातिल लड़की को मासूम बोल रही हो? कबीर ने निशा की आंखों में देखते हुए पूछा। कबीर, जानवी ने जो भी किया गलत था, मगर वह मेरी बहन है, ये भी सच है। मुझे जानवी से कोई मनाल नहीं है। मेरे लिए रिश्ते मायने रखते हैं। मेरे लिए मेरी बहन आज भी उतनी ही मासूम है जितनी जब हम छोटी थी तब थी। जानवी ने जो भी किया उसके लिए मैंने उसको माफ़ कर दिया है कबीर, निशा ने कबीर के सामने देखते हुए कहा। कबीर ने सोचा, ये कितनी भोली है। आधे घंटे बाद एक पागल खाने के पास आकर उनकी कार रुकी। तब निशा को थोड़ा झटका लगा। उसने घबराते हुए कबीर की बाजू को पकड़ लिया और फिर हकलाते हुए बोली, कबीर, ये तो पागल खाना है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे जानवी के पास जाना है कबीर, यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम? निशा के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। कबीर ने वह गिफ्ट और केक के पैकेट अपने हाथ में लिए और निशा का हाथ पकड़कर उसको एक प्राइवेट वार्ड के अंदर लेकर आया। निशा अभी भी वही बातें बोले जा रही थी। तभी कबीर ने उस कमरे का डोर खोल दिया। निशा की नज़र उस कमरे में गई तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। जानवी, ये क्या हुआ है तुमको? जानवी, जानवी, आंखें खोलो जानवी, क्या हुआ है तुमको? निशा ने जंजीरों में जकड़ी हुई बिस्तर पर लेटी हुई जानवी को देखते हुए कहा। वह जल्दी से खड़ी हुई और कबीर की तरफ आते हुए उसकी कॉलर को खींचते हुए गुस्से से चीखते हुए बोली, तुमने क्या किया जानवी के साथ? जानवी यहाँ कैसे? कबीर, इसको इस तरह क्यों बांधा हुआ है? बोलो कबीर,
ये सब कुछ क्या है? बोलो बोलो कबीर, बोलो। बोलती हुई निशा कबीर के पैरों के नीचे बैठकर रोने लगी। कबीर ने निशा को सहारा दिया और सामने रखे सोफे पर बिठाया। फिर उसकी तरफ पानी का गिलास देते हुए निशा को शांत करते हुए बोला, निशा, जानवी को पिछले 4 महीनों से पागलपन के दौरे पड़ते हैं और वह अभी बेहोश है। शायद उसके दौरे अब ज़्यादा ही बढ़ने लगे हैं, इसलिए उसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है। अभी वह बेहोश है निशा। कबीर ने निशा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, आखिर जानवी के साथ क्या हुआ है? वह यहाँ कैसे पहुँची? कब तक रहेगी वह ऐसे ही यहाँ? निशा ने कबीर को गुस्से से घूरते हुए पूछा। जानवी का हुआ है, कबीर ने धीरे से निशा को कहा। ये सुनते ही निशा शॉक्ड ही रह गई। निशा की आंखों से आंसू बहने लगी। वह धीरे से खड़ी हुई और जानवी के करीब जाते हुए बोली, जानवी, ये क्या हो गया? अपनी आंखें खोलो जानवी। देखो जानवी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा केक लेकर आई हूँ, तुम्हारे लिए नया लेटेस्ट मोबाइल भी लेकर आई हूँ। उठो मेरी बहन, अभी तो हम दोनों को तुम्हारे बर्थडे के बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करने हैं और हम दोनों की सेल्फी भी तो लेनी है। उठो जानवी, देखो मैं आई हूँ तुमको बर्थडे विश करने। बोलते हुए निशा ने जानवी के सिर को प्यार से सहलाया। जानवी को नींद में भी जब अपनेपन का एहसास हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला। आंखों के सामने निशा को देखकर जानवी की आंखों से पानी की तरह आंसू बहने लगे और वह निशा को लिपट कर रोते रोते बोली, निशा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर ले चलो निशा। जानवी ने निशा से लिपटे हुए ही कहा, मैं तुमको बहुत जल्द यहाँ से ले जाऊँगी, तुम अभी फ्रेश हो जाओ। आज तुम्हारा बर्थडे है ना जानवी, देखो मैं तुम्हारा पसंदीदा केक लेकर आई हूँ और नया लेटेस्ट मोबाइल भी लाई हूँ। जानवी, मैं तुमको यहाँ से जल्दी ही निकलवा दूँगी। निशा ने जानवी को प्यार से कहा, तुमको याद था निशा मेरा बर्थडे? सब कोई भूल गए हैं निशा, मगर तुमको आज भी याद है। तुम इतनी अच्छी क्यों हो निशा? बोलते हुए जानवी ने निशा को अपने करीब खींच लिया और उसकी गोदी में अपना सर को रखते हुए अपनी आंखों को बंद कर दिया, जैसे वह अपनी माँ की गोद में हो। निशा भी जानवी के सिर को प्यार से सहलाती रही। कुछ वक्त निशा की गोद में सिर रखकर सोने के बाद जानवी ने अपने आंसुओं से भरा चेहरा उठाते हुए निशा के सामने देखते हुए कहा, मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिली है निशा। मैंने तुम्हारे लिए जो जाल बिछाया था उस जाल में मैं खुद ही फंस गई थी। बोलते हुए जानवी ने अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछा। मैं कुछ समझी नहीं जानवी, निशा ने असमंजस में पूछा। कबीर ने जब मुझे छोड़ दिया तब मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही गुस्सा था, क्योंकि राहुल को भी मैंने खो दिया था। रोहन, जो मेरे कहने पर तुमको एक रात के लिए अपनी हवस का शिकार बना चुका था, वह भी पकड़ा गया था। मैं इतनी गुस्से में थी कि मैंने 4 लोगों को हायर किया तुम्हारे साथ गलत करवाने के लिए, मगर कहते हैं ना, जो गड्ढा खोदता है वही उसी गड्ढे में गिरता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ निशा। बोलते हुए जानवी की आंखों के आगे फिर से वो मंजर आ गया। उसने आगे कहा, मैंने तुम्हारे हुर्रिये का जिक्र ही किया था उन 4 बदमाशों को, मगर जिस वक्त तुम वहाँ से गुजरने वाली थी उस रात तुम वहाँ से नहीं निकली। मैं तो तुम्हारी बर्बादी और बदनामी का मंजर देखने का चुपके से आकर छुपी थी कि तभी उन दरिंदों ने मेरे मुंह पर कपड़ा रख दिया और मुझे अपने साथ एक सुनसान खंडहर में लेकर आए। मैं शोर न मारूं इसलिए उन लोगों ने मेरे मुंह को ही बंद कर दिया था। अब और पूरी रात वह 4 मेरे साथ दरिंदगी करते रहे। मेरे जिस्म के साथ मेरी आत्मा का भी रेप कर दिया था और मुझे भी सड़क पर कार से फेंक कर चले गए। तब कबीर ने ही मेरा साथ दिया और मेरा इलाज करवाया। निशा, शरीर के जख्म तो भर गए, मगर मेरी आत्मा पर लगे जख्म कभी नहीं भरेंगे। मॉम और डैड ने भी अपनी ही बेटी का साथ नहीं दिया और निकाल दिया, मगर उसके बाद मेरा जीना और भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। तब कबीर ने मुझे इस हॉस्पिटल में भर्ती किया और मेरे छुपाने का ठिकाना बनाया। कुछ मिनट रुकते हुए जानवी ने निशा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, निशा, कबीर ने तब मुझे सहारा दिया जब मुझे सच्चे साथी की किसी अपने की ज़रूरत थी। एक बड़े भाई की तरह उसने मुझे संभाला और मेरी छोटी प्रिंसेस को भी सहारा दिया। जानवी ने कबीर के जाने देखते हुए कहा, छोटी प्रिंसेस? मैं कुछ समझा नहीं जानवी, निशा ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा। निशा, मेरा रेप हुआ था, उन्हीं 4 में से किसी की वह छोटी बच्ची निशानी है।
मेरी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी। अभी मेरी प्रिंसेस कबीर के दोस्त जिमी के पास है और वह पूरे 5 महीने की है। उसका नाम सूर्यांशी है। जानवी ने खुश होते हुए कहा, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया जानवी, और तुमने या कबीर ने मुझे कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा? क्यों जानवी, मैंने तो तुमको कभी सौतेली बहन नहीं माना, फिर भी तुमने अपनी तकलीफ़ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहा। क्या इतनी पराई हूँ मैं जानवी? निशा ने गुस्से से नाराज़ होते हुए कहा। नहीं निशा, मैं जानती थी कि कोई मेरा साथ दे या ना दे, मगर मेरी बहन मेरा साथ ज़रूर देगी। मगर उस वक्त तुम भी प्रेग्नेंट थी और मैं तुम्हारे लिए कोई भी परेशानी खड़ी करना नहीं चाहती थी। मैं अकेली कहाँ थी निशा? कबीर, जिमी और विवान भी थे मेरे साथ। निशा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, मगर तुमने हर वक्त मुझे सहारा दिया है। मुझे माफ़ कर दो निशा, मुझे माफ़ कर दो। बोलती हुई जानवी निशा के चरणों में हाथ जोड़कर नीचे झुक गई। जानवी, तुम खड़ी हो जाओ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुम अपने आप को संभालो। आज से तुम्हारी छोटी सी शहजादी का ख्याल मैं रखूँगी, क्योंकि अब सूर्यांशी को उसका भाई ज़रूर मिल गया है। उसका भाई सूरज मिल गया है। अब वह करेगी अपनी बहन की रक्षा। जानवी, तुम अपना ख्याल रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ। निशा ने जानवी को हौसला देते हुए कहा। तुम सच में बहुत ही प्यारी हो निशा, मुझे खुशी है कि तुम मेरी बहन हो। बोलते हुए वह वहाँ से बाहर निकल गई। क्या हुआ निशा, तुम यूँ बाहर क्यों चली आई? कबीर ने शॉक्ड होते हुए पूछा। कबीर, आखिर इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा? क्यों कबीर, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो कबीर, बोलो। निशा ने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा। कुछ पल के लिए तो खुद कबीर भी ब्लैंक हो गया था। उसकी जब चंद्रा टूटी तब उसने सुना। जानवी दीदी को घर कब लेकर जा सकते हैं? कबीर को बिना देखे ही निशा ने पूछा। अगले हफ्ते। जानवी ठीक से खुद ही चलने फिरने के लायक हो जाए, तभी हम जानवी को लेकर जा सकेंगे, कबीर ने कहा। निशा जिमी के घर से जानवी की छोटी बच्ची सूर्यांशी को अपने साथ लेकर आई थी। वह उसका ख्याल भी अपने बच्चे की तरह रखती थी। सूरज के साथ साथ वह सूर्यांशी को भी संभालती थी। धीरे धीरे वक्त यूं ही बीत रहा था। अब जानवी भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। कबीर जानवी को अपने ही विला लेकर आया था। दूसरी तरफ रागिनी का कोई भी पता नहीं लग रहा था। रणवीर अब गुस्से से बौखला गया था। वह अपने कमरे की बालकनी में खड़ा शराब पी रहा था कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। उसने कॉल पिक किया और जैसे ही वह सामने वाले शख्स की बात सुन रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। आखिर में उसने कॉल कट किया और एक जहरीली मुस्कान के साथ वह अपने मन में ही बोला, अब मैं देखता हूँ निशा, तुम कैसे मेरे पास नहीं आती हो। इस बार मेरी चाल को कबीर भी उल्टी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार मेरी मुट्ठी में तोती की जान है। बोलते हुए वह जोर जोर से पागलों की तरह मुस्कुराने लगा। रणवीर ने अपने हाथ में पकड़े ग्लास को जल्दी से अपने हलक के नीचे उतार दिया और फिर उसी खाली ग्लास को अपने हाथ में फेरते हुए बोला, तुमको मेरी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता निशा, क्योंकि जब तुमको पहली बार देखा था तब से तुम रणवीर के दिल का सुकून बन गई थी, और अब तो तुम मेरी ज़िंदगी, मेरा जुनून, मेरी ज़िद बन गई हो निशा। बोलकर उसने उसी ग्लास को अपने हाथ में कस कर पकड़ कर तोड़ दिया। उसके हाथ से खून निकल रहा था और वह पागलों की तरह जोर जोर से बस मुस्कुराया जा रहा था। रणवीर के होठों पर एक डेविल स्माइल थी। उसके शरीर दिमाग में एक नई साजिश चल रही थी। उसने किसी को कॉल किया और फिर वह कुछ बातें करने के बाद कॉल कट कर देता है और फिर खुद में ही बड़बड़ाया, कबीर, इस बार मैं ऐसी चाल चलूँगा कि तुमको निशा को छोड़ना ही होगा, क्योंकि अब तुम्हारी कमज़ोरी और तुम्हारी ताकत दोनों ही मेरे हाथ में होगी और निशा को तुमको डाइवोर्स देना ही होगा। बस कुछ दिन और कबीर कपूर, फिर निशा मेरी हो जाएगी। बोलकर वह फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इधर जानवी की हालत में अब सुधार था। जानवी निशा के साथ रहने आई थी। कबीर ने जानवी को भी माफ़ कर दिया था और उसे ये भी पता चल गया था कि जानवी के ऊपर आखिर उसके ही हायर किए बदमाशों ने गैंगरेप क्यों किया था, मगर वह ये बात निशा को या जानवी को नहीं बताता है। वह चारों कबीर की कैद में थे। 4 लोग सिर्फ अपने चढ़े में बंधे हुए थे। चारों ने कोई भी लगभग कपड़ा नहीं था। चारों को लोहे की जंजीरों से बांधा हुआ था। चारों के चेहरों दर्द से करा रहे थे और कबीर के टॉर्चर विला में उसकी दी गई सजा का वह लुत्फ उठा रहे थे। तभी कबीर भी वहां आता है और चारों को देखते हुए बोला, खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई ना भाई लोग? वो क्या है ना, मैं अपने मेहमानों को कभी भी नाराज़ नहीं करता हूँ, तो तुम लोग को ये खास खातिरदारी कैसी लगी? बोलते हुए उसने चारों के चेहरे पर
एक मुक्का जड़ दिया। चारों की चीख निकल गई। उसमें से एक बदमाश बोला, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। बदमाश हाथ हिलाते हुए बोला, हाँ तुमको तो जैसा कहा था वैसा किया हमने। हाँ, हमको तो जैसा कहा था वैसा किया हमने। हमें तो उसके लिए अलग से रुपए मिले थे और जिसके साथ ये सब करना था उस लड़की की फोटो दी गई थी। दूसरे बदमाश ने दर्द से कराहती हुई कहा। कौन था वह? कबीर ने एकदम ही शांत मगर जलाकर राख कर देने वाली आवाज में पूछा। वो अरविंद गुजराल था, एक बदमाश ने हकलाते हुए कहा। ये सुनकर कबीर की मुट्ठियां भींच गई और आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड्स को देखते हुए बोला, हाँ 2 घंटे बाद इनको कोड़े मारना और उसके ऊपर ठंडे पानी की डोल उड़ेलते रहना। खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बोलता हुआ कबीर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ रागिनी अपने बिस्तर पर बैठे हुए कबीर को ही देख रही थी। उसने कबीर को देखते हुए कहा, मुझसे प्यार नहीं करते तो रोज मुझसे मिलने क्यों आते हो कबीर? रागिनी ने कबीर की आंखों में अपने जवाब को जानने की कोशिश करते हुए पूछा। क्योंकि तुम मेरा हुक्म का इक्का हो रागिनी। यदि मेरी कमजोरियों को रणवीर जानता है तो मैं भी जानता हूँ उसकी कमजोरी। तुम ही नहीं, मयंक भी उसकी कमजोरी है। बोलकर कबीर खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। जानवी अब एकदम ही ठीक हो गई थी। निशा की केयर ने बहुत हद तक उसके गम को और उसके डर को दूर कर दिया था। सूरज और सूर्यांशी अब पूरे 7 महीने के हो गए थे। अब तो दोनों ही अपने छोटे छोटे कदमों से चलने की कोशिश करने लगे थे। निशा और जानवी पूरा दिन उसके पीछे पीछे ही भागते रहते थे। कबीर भी बच्चों को साथ में देखकर बहुत ही खुश था। राहुल भी कभी कभी वहाँ आता था मगर वह जानवी को हमेशा ही अवॉइड कर देता था। आज बड़े दिन बाद निशा और जानवी शॉपिंग करने के लिए बाहर आए थे। साथ में दोनों ही नन्हे शैतान थे। वह दोनों इतने शरारती थे कि निशा और जानवी तो उनको संभालते हुए थक ही जाती थी। कबीर और राहुल साथ में आना चाहते थे मगर जिमी और विवान के साथ वह लोग कहीं बाहर गए हुए थे। मगर कबीर के छुपे बॉडीगार्ड्स निशा और जानवी के साथ ही साथ थे। निशा और जानवी अपने अपने बच्चों की ट्रॉली लेकर चल रही थी कि तभी अपने चेहरे पर गम से डाले कुछ गुंडे वहां आ गए और निशा और जानवी के बच्चों को ट्रॉली में से उठाकर जल्दी से एक वैन में जाकर बैठ गए। निशा और जानवी के साथ साथ वहां पर खड़े सब लोग शॉक्ड थे। कोई कुछ भी समझे उसके पहले ही ये सब कुछ हो गया। निशा के पीछे आए बॉडीगार्ड्स ने तुरंत ही कबीर को इन्फॉर्म किया और वह लोग उसी वैन के पीछे अपनी कार लेकर निकल गए। कबीर अभी बाहर जाने के लिए कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि तभी फिर से उसका फ़ोन रिंग करता है। उसने देखा तो स्क्रीन पर रणवीर नाम फ्लैश हो रहा था। कबीर ने गुस्से से फ़ोन को अपने हाथ में लिया और बोला, बोलो। कबीर ने गुस्से से कहा। तब रणवीर ने बड़ी ही कूल आवाज में कहा, कबीर कपूर, यदि बच्चों की जान सही सलामत रहे ऐसा चाहते हो तो निशा को डाइवोर्स देकर मेरे पास आ जाओ। कोई भी चालाकी करने की कोशिश करने से पहले इन 2 बच्चों की जान के बारे में सोच लेना। रणवीर ने जोर जोर से हंसते हुए कहा। रणवीर, मैं निशा को लेकर आ रहा हूँ। खबरदार, जो बच्चों को इतनी सी भी खरोच आई तो फिर मैं क्या करूँगा तुम ये सोच भी नहीं सकोगे। बोलकर कबीर ने कॉल कट कर दिया। कबीर ने विवान को देखकर कुछ कहा और फिर वह राहुल और जिमी के साथ वहां से निकल गया। दूसरी तरफ एक लड़के को कबीर के आदमी बंदी बनाकर खींचते हुए लेकर जा रहे थे। उस लड़के के हाथ और पैर बंधे हुए थे। उसके मुंह के ऊपर काला कपड़ा ढका हुआ था। इधर रणवीर ने शादी का मंडप सजाया हुआ था। पंडित जी भी सारी तैयारियां कर रहे थे। रणवीर बार बार अपने भाई को कॉल कर रहा था मगर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसे लगा कि वह शायद अपने दोस्तों के साथ घूमने गया होगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ये सोचकर वह मयंक के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। कबीर निशा और जानवी को लेकर रणवीर के बताए हुए एड्रेस पर आ गए थे। निशा की और जानवी की नज़रें अपने छोटे छोटे बच्चों को ही ढूंढ रही थी। तभी रणवीर आया और ताली बजाते हुए बोला, आखिर कबीर कपूर तुम आ ही गए। मैं बहुत खुश हूँ कबीर, आज तुमको तड़पता हुआ बेबस और लाचार देखकर। बोलकर उसने निशा के सामने देखा। निशा ने गुस्से और नफरत से रणवीर को देखा। वह कुछ बोलने को हुई कि तभी उसके कान में सूरज और सूर्यांशी की रोने की आवाज़ आई। सभी ने आवाज़ की दिशा की तरफ देखा तो सूरज और सूर्यांशी को 2 बदमाशों ने अपनी गोद में उठाया हुआ था और दोनों के ही गले में एक एक बॉम्ब को बांधा हुआ था। ये देखकर कबीर के साथ साथ सबके होश ही उड़ गए थे। कबीर रणवीर को मारने जैसे ही आगे बढ़ा कि तुरंत ही रणवीर ने चिल्लाते हुए कहा, खबरदार कबीर, तुमने अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मेरे हाथ में जो रिमोट है उसका एक बटन दबा कि वह दोनों बच्चों के चिथड़े हवा में उड़ जाएंगे।
इसलिए कोई भी चालाकी नहीं करना। रणवीर ने कबीर को डेविल लुक देते हुए कहा। रणवीर, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, मगर इन बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो मैं खुद को ही खत्म कर दूंगी, बोलकर निशा ने उसके बाजू में खड़े बॉडीगार्ड्स की बंदूक उससे छीन ली और अपनी गन पट्टी पर रख दी। यह देखकर रणवीर ने कहा, देखो निशा, तुम खुद को कुछ भी मत करना, मैं इन बच्चों के साथ कुछ भी नहीं करूंगा। ये लो, मैं ये रिमोट भी कबीर को दे रहा हूँ, मगर तुमको भी मेरी बात माननी होगी और तुमको मुझसे शादी करनी होगी, बोलकर रणवीर धीरे धीरे निशा के करीब आने लगा। रणवीर ने कबीर के करीब आते हुए कहा, कबीर कपूर, आज तुम बेबस और लाचार हो और ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। सच में प्यार इंसान को कमज़ोर बना देता है। तुम हार गए, आज तुम मेरे आगे हार गए कबीर। आज से निशा मेरी होगी, बोलकर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट और भी मजबूती से पकड़ लिया और कबीर को इशारे से धमकाने की कोशिश करता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ ही मिनट में निशा रणवीर के बॉडीगार्ड्स के साथ दुल्हन की जोड़ी में रेडी होकर आ गई थी। पंडित जी ने रणवीर और निशा को पास में बिठाया और मंत्रोच्चारण करने लगे। कबीर और राहुल के हाथ को रणवीर ने बांधा हुआ था। सूरज और सूर्यांशी को भी गन पट्टी पर रखा हुआ था। जानवी को भी उसके बॉडीगार्ड्स ने पकड़ कर रखा था। इधर रणवीर को पंडित जी जो कह रहे थे वह सब कुछ दोनों ही कर रहे थे। कबीर की आंखों में इस वक्त सबको जलाकर राख कर देने वाली आग भड़क रही थी, मगर अभी वह कुछ कर नहीं सकता था। आज पहली बार उसको अपनी इस हालत पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इस वक्त उसके अपनों की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। राहुल भी रणवीर को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। दोनों बच्चों के रोने की आवाज़ अब और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तब निशा ने रणवीर को हाथ जोड़कर कहा, देखो, मेरे बच्चे को मेरी गोदी में लेने दो, वह अभी बहुत ही भूखा है, मैं उसे बस एक बार दूध पिला दूँ, बस तब तक मुझे मेरा बच्चा दे दो। निशा ने आंसू भरी आंखों से कहा, एक बार ये शादी हो जाए निशा, फिर मैं तुमको तुम्हारा बच्चा ज़रूर लौटा दूंगा। जितनी जल्दी तुम करोगी उतनी जल्दी तुम अपने बच्चे को अपने पास ले सकोगी। बोलते हुए उसने निशा के हाथ में वरमाला थमाई। निशा की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वह कभी कबीर को देखती तो कभी अपने बच्चों को देखती। उसने आखिर अपने हाथ में पकड़ी वरमाला रणवीर के गले में डालने के लिए अपने हाथ को ऊंचा किया। रणवीर ने भी अपने सिर को थोड़ा झुका लिया। वह अभी उसके गले में वरमाला को पहनाते उसके पहले ही उसके कान में रागनी की आवाज़ आई, रुक जाओ भाई, ये आप क्या कर रहे हो, रुक जाइए। बोलती हुई वह निशा और रणवीर के बीच में आकर खड़ी हो गई। तुम ये क्या बोल रही हो रागनी? क्या तुम खुद नहीं चाहती थी कि मैं निशा के साथ शादी करूं और तुम कबीर के साथ शादी करो? अब क्या हुआ है तुमको? जाओ बीच से रागनी। रणवीर ने रागनी को धक्का मारते हुए कहा, नहीं भाई, आप ये शादी नहीं करेंगे। आपको ये क्या हो गया है? आप क्यों किसी मासूम की जिंदगी के साथ खेल रहे हो? आखिर आपकी और रणवीर की दुश्मनी में निशा का क्या कसूर? रागनी ने फिर से रणवीर को समझाते हुए कहा, रागनी, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं निशा को बहुत प्यार करता हूँ और फिर तुम भी तो कबीर को बहुत प्यार करती हो, तो फिर तुमको क्या प्रॉब्लम है? हटो मेरे रास्ते से रागनी। बोलकर रणवीर ने निशा के हाथ में पगड़ी वरमाला अपने हाथों से ही अपने गले में डाल ली और फिर फेरे लेने के लिए निशा के हाथ को कसकर पकड़ लिया। कबीर के हाथ को जिमी ने चुपके से खोल दिए थे, वहीं विवान ने भी राहुल के हाथों को खोल दिया था। जानवी और जिमी ने चुपके चुपके आगे बढ़ते हुए सूरज और सूर्यांशी को गुंडों की कैद से छुड़वा लिया और फिर उसके छोटे बदन पर वह बॉम्ब वाला पहनाए हुआ जैकेट निकाल दिया। रागनी और रणवीर अभी भी एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। तभी निशा ने भी रणवीर के हाथ को झटक कर छोड़ दिया और रणवीर से दूर जाने की कोशिश करने लगी। तभी कबीर भी रणवीर के करीब आ गया था। ये देखकर रणवीर की आंखें फटी की फटी रह गई। कबीर ने निशा के गले में पहनी वरमाला खींचकर तोड़ दी और उसके गले से निकाल फेंका। उसी वक्त वहां पर एक आवाज आई, भाई छोड़ दो निशा को। क्या हम सब से भी ज़्यादा ज़रूरी है ये निशा? क्या हमारी जान को दांव पर लगाकर आप ये शादी करेंगे? छोड़ दीजिए भाई निशा को, क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। बोलते हुए मयंक उसके सामने वही जैकेट पहने खड़ा हुआ था। ये देखकर रणवीर को गुस्सा आया और उसने जैसे ही कबीर को मारने के लिए गन चलाई कि तभी उसको बचाने के लिए रागनी कबीर के आगे खड़ी रह गई। वह गोली सीधा रागनी के सीने में जाकर लगी। रणवीर ने जब ये देखा तो उसके हाथ से गन छूट गई और वह रागनी के पास जाकर अपने घुटनों के बल बैठ गया। रागनी लड़खड़ाते हुए गिरने लगी थी। तब कबीर ने उसको अपनी बाहों में भर लिया और फर्श पर बैठ गया। रणवीर, निशा, राहुल, जानवी, मयंक, जिमी और विवान सभी वहीं आ गए थे। रणवीर ने रागनी के सामने बैठते हुए कहा, ये तुमने क्या किया रागनी? तुम क्यों बीच में आई? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो रागनी।
मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगा। चलो रागिनी, मैं तुमको हॉस्पिटल ले चलता हूँ, चलो रागिनी, रणवीर ने रोते हुए कहा। तब रागिनी ने अपने भाई के गाल को सहलाते हुए कहा, भाई अब बहुत देर हो गई, आपको मुझे एक वादा करना होगा। बोलते हुए रागिनी ने अपना खून से सना हुआ हाथ रणवीर के आगे बढ़ाया। तब रणवीर ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, तुम जो वादा चाहो वह वादा ले लो रागिनी, मैं तुमको वादा करता हूँ उसे अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। रणवीर ने रागिनी के सिर को सहलाते हुए कहा, भाई आप निशा के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करेंगे और उनसे शादी भी नहीं करेंगे, बोलो भाई करते हो ये वादा। रागिनी ने रणवीर को आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहा। तब रणवीर ने एक नज़र वहां खड़े सभी को देखा, फिर रागिनी को देखकर बोला, मैं वादा करता हूँ रागिनी, मैं आज के बाद कबीर और निशा के बीच नहीं आऊंगा। ये सुनकर निशा की तरफ देखते हुए रणवीर ने अपनी नजरों को फेर लिया। तब रागिनी ने कबीर की आंखों में देखते हुए कहा, कबीर मैंने तुमको सच में बहुत प्यार किया है। आज सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं जब मरूं तो मेरी अर्थी को मेरा पति पहले कंधा दे और मेरा अग्नि संस्कार भी मेरे पति के हाथ से हो, मुझे दुल्हन बनकर विदा करना। इतना बोलकर रागिनी ने निशा की तरफ देखा और अपने कांपते हुए हाथ को जोड़ते हुए बोली, निशा क्या सिर्फ कुछ पल के लिए ही सही, मगर कबीर को मैं अपने पति के रूप में हासिल कर सकती हूँ। कब रागिनी ने अपनी उखड़ती हुई सांसों को संभालते हुए पूछा। निशा ने नीचे बैठकर कबीर के हाथ में रागिनी का हाथ दिया और फिर कबीर के सामने वह सिंदूर की डिब्बी रखी। कबीर ने अपनी चुटकी में सिंदूर भरा और रागिनी की मांग में भर दिया और फिर अपने गले में पहनी हुई सोने की चेन रागिनी के गले में पहनाई। रागिनी ने अपने एक हाथ से कबीर के पैर को छुआ और अपनी मांग में भरते हुए उसने कबीर की बाहों में ही दम तोड़ दिया। रागिनी की सांसें थम गई थी। जिमी ने चेक किया और फिर रागिनी की आंखों को अपने हाथों से बंद कर दिया। रणवीर की आंखों से आंसू बह निकले। वह पागलों की तरह चीखने लगा और वहीं पड़ी गन उठाई और कोई कुछ भी समझे उसके पहले ही रणवीर ने गन का ट्रिगर दबा दिया और गोली सीधा उसकी खोपड़ी के आर पार हो गई। कुछ ही पल में वह भी मौत की नींद सो गया था। मयंक तो ये देखकर बेहोश ही हो गया था। रागिनी को निशा और जानवी ने दुल्हन की तरह सजाया और फिर रागिनी की आखिरी इच्छा के मुताबिक कबीर ने ही उसकी अर्थी को पहली कंधा दी और उसके बेजान शरीर को अग्नि संस्कार करके विदा किया। सबकी आंखों में आंसू थे। निशा और जानवी अपने बच्चों के साथ दूर खड़ी हुई आंखों में आंसू लिए ही ये सब देख रही थी। रणवीर की चिता को मयंक ने बड़े ही भारी मन से अग्नि दी। आज एक साथ दो लोगों की बदले और जुनून की आग में उनकी ही चिता जल रही थी। कपूर विला को कुछ दिनों बाद कपूर विला को रंग बिरंगी फूलों से सजाया गया था। चारों तरफ चहल पहल थी। कबीर सभी को कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। निशा भी अपने काम में बिजी थी। दादाजी और कबीर की मॉम डैड भी आए हुए थे। विवान और जिमी भी वहाँ मौजूद थे। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। वहीं कमरे में एक खूबसूरत लड़की लाल जोड़े में सजी हुई बैठी थी और बार बार अपने हाथ में रची मेहंदी को देखकर मुस्कुरा रही थी। वह इस लाल जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ एक लड़का अपनी शेरवानी पहनकर रेडी हो रहा था। वह भी आज बहुत खुश था। वह भी खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी कबीर कमरे में आया और उसके गले में सोने का हार पहनते हुए बोला, आज जितना हंसना है उतना हंस लो राहुल, क्योंकि बाद में तो तुम्हारा हंसना बंद ही हो जाएगा। जी लो इस पल को मेरे यार। बोलकर उसने राहुल के सिर पर साफे को पहना दिया। सच बोल रहे हो कबीर, तुम्हारी हालत देखकर मैं ये तो समझ ही गया था, मगर क्या करें, इस दिल को बर्बाद ही होना है तो कैसे रोकूं खुद को। बोलते हुए राहुल ने कबीर के सामने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर ने राहुल को अपने गले लगाया और फिर उसको लेकर वह नीचे मंडप में आ गया। इधर निशा भी दुल्हन के कमरे में आई और बोली, सच में तुम इस शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो जानवी। निशा ने जानवी के कान के पीछे काजल का टीका लगाते हुए कहा, निशा मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा। सच में तुम बहुत अच्छी हो। आज तुम नहीं होती तो मेरी ज़िंदगी में ये खुशियाँ कभी नहीं आती। बोलकर निशा जानवी के पैरों में झुक गई। जानवी तू मेरी बहन है और जो हो गया उसे भूलकर आगे बढ़ना ही सभी के लिए सही है। सूर्यांशी को आज पूरा परिवार मिल जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए जानवी। बोलकर निशा ने जानवी को गले लगा लिया। कुछ देर बाद निशा जानवी को लेकर नीचे आई और राहुल की बाजू में बिठा दिया। राहुल और जानवी ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा। पंडित जी शादी की रस्में करवा रहे थे। कबीर और निशा आज बहुत ही खुश थे। कबीर ने निशा को अपने
करीब करते हुए प्यार से कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ निशा, क्योंकि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मैं जीना सीख गया हूँ। मेरी ज़िंदगी को तुमने संवारा है निशा। बोलते हुए कबीर ने निशा के फॉरहेड पर किस कर लिया। बेटा, आप ये सिंदूर वधू की मांग में भर दीजिए, सिंदूर की डिब्बी देते हुए पंडित जी ने कहा। राहुल ने अपनी चुटकी में सिंदूर लिया और जानवी की मांग भर दी। जानवी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब ये मंगलसूत्र पहना दीजिए, पंडित जी ने राहुल को मंगलसूत्र देते हुए कहा। राहुल ने जानवी को प्यार से देखा और फिर उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। तभी पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़ा किया और दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर फेरे लेने लगे। दोनों ने सभी बड़ों के पैर छुए और पंडित जी के पैर छुए। पंडित जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर वह अपनी दक्षिणा लेकर चले गए। राहुल और जानवी कबीर और निशा के सामने आकर खड़े रहे और दोनों ने ही कबीर और निशा के पैर को छुए। कबीर और निशा ने ही जानवी का कन्यादान किया। सभी लोग बहुत थके हुए थे। सभी मेहमान भी जा चुके थे। कबीर ने अंदर के कमरे को फूलों से सजाया हुआ था। सभी ने साथ में बैठकर डिनर किया और फिर निशा जानवी को राहुल के कमरे में छोड़ कर आई। जानवी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वह अपनी झुकी हुई नज़रों को चारों तरफ घुमा रही थी कि तभी राहुल कमरे में आए। राहुल को अपने करीब आता देखकर जानवी का दिल बुलेट ट्रेन की रफ्तार से धड़कने लगा था। राहुल उसके सामने बैठ गया और जानवी के झुके चेहरे को अपनी थोड़ी से ऊंचा करते हुए प्यार से बोला, जानवी, मैं वादा करता हूँ मैं तुमको हमेशा ही खुश रखूँगा, तुम्हारी हिफाजत करूँगा। जो पहले हो गया उसे एक बुरा सपना समझकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। बोलते हुए उसने जानवी की फॉरहेड को चूम लिया। जानवी सिहर सी गई। जानवी, आज हमारी सुहागरात है और आज मैं तुमको अपने साथ अपने पास देखकर बहुत खुश हूँ। ये सब निशा के कारण ही हुआ है। हमने उसके साथ बहुत ही बुरा किया था, मगर निशा ने कभी भी हमारा बुरा नहीं किया। मैं खुश हूँ कि निशा मेरी दोस्त है। बोलकर राहुल ने जानवी को अपनी बाहों में भर लिया और बिस्तर पर उसको अपने साथ लेटा लिया। राहुल ने धीरे धीरे जानवी के होठों के ऊपर अपनी किस को एक डीप किस में बदल दिया। धीरे धीरे वह जानवी के चूमने लगा। अब तो दोनों के बीच से कपड़ों की दीवार भी हट चुकी थी। पूरे कमरे में राहुल और जानवी की सिसकियां सुनाई दे रही थी। दोनों ही एक दूसरे को बेतहासा चूम रहे थे और बीच बीच में काट भी रहे थे। पूरे 2 घंटों के इस प्यार के बाद दोनों ही थक कर चूर हो गए थे। राहुल और जानवी ने साथ में ही नहाया। जानवी की तो कुछ भी करने की अब हिम्मत नहीं बची थी। राहुल ने फिर उसको बाथरोब पहना दिया और जानवी को अपनी बाहों में भरकर ही सो गया। इधर कबीर भी निशा को बेतहासा चूम रहा था। दोनों ही बाथटब में एक दूसरे को चूम रहे थे। निशा की हल्की हल्की सिसकी बाथरूम में गूंज रही थी। कबीर ने निशा के होठों को अपने होठों से कैद कर लिया। धीरे धीरे दोनों ही अपनी उत्तेजना की पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे। आधे घंटे बाद कबीर निशा को अपनी बाहों में भरकर कमरे में आया और निशा को नाइट ड्रेस पहनाकर खुद भी नाइट ड्रेस पहनकर निशा की बाजू में आकर उसको पीछे से हक करके सो गया। आज 4 जवान दिल एक हो गए थे। सूरज और सूर्यांशी भी आराम से अपने पालने में सो गए थे। आज सबका परिवार पूरा हो गया था और सभी मुस्कुराते हुए अपने जीवन की जिंदगी आगे बढ़ा रहे थे। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी इस कहानी का अंत होता है। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अब हम फिर से मिलेंगे एक और प्यारी सी नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।